ॐ ॐ निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्या स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। भली भांति आसीन हुआ व्रतों को धारण करने वाला, वर्ण किए जाने योग्य दैवी प्रजाओं में, ग्रहों में, साम्राज्य के लिए उत्तम प्रज्ञा वाला, उत्तम कर्म करने वाला। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 10वां मंत्र लिया गया है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह भगवान शुनाशेप आजीगर्ती हैं। 10वें सूक्त का जो देवता है, पूरे सूक्त का ही जो देवता है वह है वरुण, वर्ण किए जाने योग्य राजनायक। छंद जो है वह 10वें सूक्त का है गायत्री। स्वर संपूर्ण सूक्त का षड्ज। एक ही फुटनोट है इसमें, और राज्य नायक की विशेषताएं चल रही थी, उसी से रिलेटेड ये मंत्र। भली भांति आसीन हुआ व्रतों को धारण करने वाला, वर्ण किए जाने योग्य दैवी प्रजाओं में, ग्रहों में, साम्राज्य के लिए उत्तम प्रज्ञा वाला, उत्तम कर्म करने वाला। आनिशसाद धृतव्रत वरुणः पस्त्यासु साम्राज्याय सुक्रतुः। एक सफल राज्य नायक के लिए जो यह चाहता है कि उसकी प्रजा उसका वरण करे, उसका अनुगमन और सहयोग करे, साम्राज्य के संचालन के लिए इस मंत्र में कुछ जानकारियां प्रदान की गई हैं। जैसा कि पहले चलता आ रहा है, इसमें भी यही बात है कि जो एक सफल राज्य नायक, अगर कोई राज्य नायक सफल बनना चाहता है, उसको अपनी प्रजा का वरण, अगर कोई चाहता है कि वो उसकी प्रजा उसका वरण करे, मतलब उसको उससे देख के उसकी तरह बनना चाहे। वरुण का मतलब ये होता है वर्ण किए जाने योग्य। तो जो उसकी प्रजा है उसका वरण करे, उसका अनुगमन करे, उसका सहयोग करे। तो उसके संचालन के लिए, साम्राज्य के संचालन के लिए इस मंत्र में कुछ 5 जानकारियां दी गई हैं। वो क्या जानकारी दी गई हम देखेंगे। पहला, राज्य नायक व्रतों को धारण करने वाला हो, वह ईशान परब्रह्म परमात्मा के शाश्वत नियमों को जो वेद में बतलाए गए हैं स्थायी रूप से धारण करने वाला हो। तो पहला चीज ये कि जो राज्य नायक है वो व्रतों को धारण करने वाला। व्रत क्या हो गए? व्रत मतलब नियम, और नियम मतलब क्या? नियम मतलब वो सब सारी बातें जो कि वेद में बता दी गई है। अदधानी वर्णस्य व्रतानी, तो जो व्रत है वर्ण के वर्णस्य व्रतानी, तो यहाँ बोला गया है कि जो राज्य नायक है वो व्रतों को धारण करने वाला हो। और व्रत के लिए जो बात बोली गई है वो बोली गई कि जो शाश्वत नियम होते हैं वो व्रत होते हैं। और शाश्वत नियम कहाँ है? वो है वेद में। तो जो आपका राज्य नायक है उसको भली भांति वेद की जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा राज्य नायक जो शासन कर रहा है लेकिन उसको वेद के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर तो वो ठप हो जाएगा, वो शासन नहीं चल पाएगा। वेद के अकॉर्डिंग अगर वो अपना शासन करेगा, वेद की जो जान, ऑब्वियसली वेद में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो पूरा का पूरा सूक्त ही राज्य नायक के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी जीवन में चलने के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो कि आपको हर उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। जो भी समस्या है उसके हिसाब से उनके बारे में आप डील किया गया है। तो अगर आपका राज्य नायक इनके बारे में उसको अगर जानकारी नहीं है तो फिर वो इन चीजों को सही तरीके से अपने साम्राज्य में लेके नहीं आ पाएगा, उस पर लोगों को बता नहीं पाएगा और लोगों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। क्योंकि होता ये है कि जो राजा की सभा लगती है उस सभा में क्या लोग अलग अलग परेशानियां लेके आएंगे, और होगा क्या, उन परेशानियों का जो सॉल्यूशन है, अगर वो राजा ही कोई वेद के बारे में नहीं पता तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएगा। तो आप देखेंगे इसके लिए क्या हुआ करता था पहले के टाइम में होता था कि आप जब हम जो उनका वो होता था, क्या कहते हैं, गुरुकुल व्यवस्था होती थी। जब राजाओं के बच्चों को भी पढ़ने भेजा जाता था, गुरुकुल जाओ, तुम गुरुकुल जाओ, तो गुरुकुल में सब तरीके की ज्ञान दिया जाता, मतलब वेद पढ़ाया जाता था। वहां पे वेद में तो वैसे सारी चीजें होगी, लेकिन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन जो होगा, अगर किसी को राजा है तो राजा के लिए वो क्षत्रिय वाली जो चीजें हैं वो भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्षत्रिय वाला चीजें रहती थी, लेकिन उनको वेद भी पढ़ाया जाता था, सब सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। लेकिन फिर भी अगर राजा से कोई गलती ना हो जाए तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो हर एक जो राजा होता था वो अपने जो क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार होते थे, उनको वो अपना राज का राज पुरोहित बनाते थे। वो क्यों बनाते थे? वो इसलिए बनाया करते थे
क्योंकि जो वो उसमें स्पेशलाइजेशन है। जो ब्राह्मण है, जिन्हें वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो उनके मेन सलाहकार होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो वेद के अकॉर्डिंग बताएंगे राजा को। और जब वो बताएंगे कि अगर राजा उनसे ऑब्वियसली सलाह लिया करता कि इसमें वेद के हिसाब से क्या चीज है, क्या ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में वेद क्या बोलता है, तो वो जो उनके सलाहकार थे, जो अपने राजपुरोहित हुआ करते थे, जो हमेशा राजा के साथ रहते थे, जो गुरु हुआ करते थे, एक्चुअली उनके जो मेन गुरु होते थे वही राजपुरोहित वगैरह हुआ करते थे। अपन देखेंगे भगवान वशिष्ठ, जो वशिष्ठ थे वो भगवान राम के टाइम में वो वहां पे हुआ करते थे, बैठते थे। वो क्यों होते थे? वो इसलिए होते थे क्योंकि वो वेदों के बहुत ज्यादा जानकार हुआ करते थे। उनको पता रहता कि वेद की हर चीज इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या है, तो उनका हेल्प लेके वो फिर वो सही निर्णय लिया करते थे। और ऑब्वियसली राजा को भी इसके बारे में पता होता था। लेकिन वही, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हर एक प्रधानमंत्री तो एक मेन मंत्री होता है, लेकिन हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए भी उसके अलग अलग मंत्री बिठा के रखता है वो। और आइडिया प्रधानमंत्री को भी होता है, लेकिन वो प्रॉपर जो भी चीज है, जैसे कि रेल का एक रेल मंत्रालय अलग है, तो आपका वित्त मंत्रालय, जो भी मंत्रालय सब अलग होता है। प्रधानमंत्री को सबकी जानकारी लेनी पड़ती है, लेकिन जो स्पेसिफिक जो जानकारी चाहिए कि इसका बताओ भैया क्या है, तो फिर वो ही मंत्री उसमें बताता। तो ये राजपुरोहित का ये काम होता था। तो पॉइंट ये है कि अगर वो राजपुरोहित को भी अगर वेद की जानकारी नहीं है, तो फिर तो वो साम्राज्य पे सही तरीके से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात, पहला पॉइंट यही है कि जो राज्य नायक है वो व्रतों को धारण करने वाला होना चाहिए। दूसरा है, राज्य नायक दिव्यकर्म करने वाली दैवी प्रजाओं में भली भांति आसीन हो। कोई ऐसा कार्य ना करे जो दिव्य कर्मों के विपरीत हो। हिंदू समाज में के अंदर पाए जाने वाले 33 करोड़ देवी देवता किसी न किसी दिव्य कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुकूल व्यवस्था स्थापित करने वाला। तो जो आपके दिव्य कर्म करने वाले, देव मतलब दिव्य कर्म करने वाले, दैवी यहाँ पे बात की दैवी प्रजाओं के में भली भांति आसीन, मतलब जो भी, अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि 33 करोड़ देवी देवताएं होती है अपने यहाँ पे, जो बोलते हैं हिंदू उसमें। मतलब हमारे यहाँ क्या बोला गया कि जो भी कुछ भी अच्छा काम करे, वो भी जो भी अच्छा काम कर ले, मतलब वो उसको देव बोल दिया गया कि ये देव है, मतलब दिव्य कर्म करने वाला है। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक किसी चीज में मैं अच्छा कर रहा हूं, तो बोले भैया तुम भी देव। तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता है हमारे हिंदू उसमें। तो उसमें पॉइंट ये है कि ऐसा जो आपका राजा है, राज्य नायक जो है, वो क्या है, वो ऐसे जो दिव्य कर्म करने वाले हैं उन पर भी भली भांति आसीन हो। मतलब क्या है, उनके अगेंस्ट कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अच्छा चीज है, जो भी दिव्य कर्म करने वाले हैं, उनके हिसाब से लोगों को ही प्रेरित करें कि आपको भी दिव्य कर्म करना है, आपको ऐसा काम नहीं करना है कि जो गलत है। और जो दिव्य कर्म करने वाले ऑब्वियसली उनको प्रोत्साहित भी करें। तो ये दूसरा पॉइंट यही बोला गया है यहाँ पे कि दिव्य कर्म करने का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके अनुकूल व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। मतलब ऐसी व्यवस्था आपकी नहीं होना चाहिए कि आपके साम्राज्य में कोई ऐसे लोग हैं जो अगर दिव्य कर्म करते हैं और उनके अगेंस्ट कोई आपने व्यवस्था स्थापित कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसा कुछ गलत ही काम कर दिया, जैसे कि मान लो सुबह साम्राज्य में सुबह जो दिव्य कर्म करने वाले हैं, मान लो सुबह 4 बजे उठ के स्तवन करते हैं या वेद की उपासना करते हैं, ठीक है। आपने ऐसा कुछ कर दिया कि सुबह 4 बजे कुछ तो भी मतलब शोर चालू हो गया। कई बार हमारे यहाँ होता है कि बड़े बड़े शोर वाले जो है वो हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था है जिसको आप बोलते हो? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल ये कि अगर सुबह मॉर्निंग में अगर 4 बजे हल्ला होने लगा, तो आपके जो दिव्य कर्म करने वाले लोग हैं, जो कि स्तवन कर रहे हैं, वेद का पाठ कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये व्यवस्था थोड़ी उनके अगेंस्ट हो गई। तो आपका एज अ राज्य नायक आपका काम ये होना चाहिए कि सभी लोग, जैसे मान लो लोग सोना भी पसंद करते, तो सोने वालों को भी परेशानी ना हो, दिव्य कर्म करने वाले लोगों को परेशानी ना हो, ऐसी आपको व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये चीजों को भी एक राज्य नायक को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपने शासन को चलाना पड़ेगा। तीसरा है, राज्य नायक अपनी प्रजा के ग्रहों में आसीन होने वाला, उसकी पहुंच अपने नागरिकों के ग्रह में भी हो, ताकि वहां क्या चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसका उसे भली भांति ज्ञान हो। गृहस्थों की समस्याओं से विमुख होकर कोई राज्य नायक अपना साम्राज्य सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकता। तो प्रजा में लोग, आपका जो प्रशासन है, प्रशासन में ऑब्वियसली प्रशासन कैसे बनता है, वो वहां के लोगों से ही बनता है, प्रजा से बनता है, वहां के लोगों के घरों से बनता है, उनके जो जितने भी लोग हैं उन लोगों से बनता है। अब हर एक के घर में क्या चल रहा है, ये भी ज्ञान, जिसका ज्ञान आपके प्रशासक को होना चाहिए। ऑब्वियसली आप डिटेल में तो किसके घर में क्या हो रहा है वो जान नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल क्या है, मतलब
किसी को क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हमारे ऐसे कुछ नियम बना दिए जिससे हमको प्रॉब्लम तो नहीं रही, आपको जानना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है, अगर आपके नागरिकों के ग्रहों में भी अगर आप उनके बारे में भली भांति जान रहे हैं, तो आप लोगों की खुशी और दुख के बारे में भी आपको भली भांति ज्ञान होगा और उसके हिसाब से आप अपने निर्णय ले सकते हैं। तो होता यही है, होता क्या है कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे जैसे हमारी सरकार है ना, हमारी सरकार को हर किसी को, हर एक वर्ग के लोगों को देख के उनकी जो ग्रह की स्थिति है, कैसे क्या है, उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। ऐसा रैंडम नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे निर्णय ले रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को ही फेवर करेंगे, या ऐसे निर्णय नहीं लेना है जो कि सिर्फ और सिर्फ निम्न लोगों को करेंगे। मतलब हर एक वर्ग के लिए आपके पास ऐसे नियम होने चाहिए। आप रैंडम नहीं ले सकते कि निर्णय की किसी एक को ही फायदा देने वाले हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे नियम है हमारे यहाँ, जो भाई जो भारत में जो पूरे के पूरे नियम जो चल रहे हैं इस समय, नियम मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, ऐसे जो टैक्स सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है, वो ऐसा है कि कई जगह आप किसी एक, मुझे जो लगता है कि मध्यम वर्ग जो है वो अभी भी बहुत सारी चीजों से छूटा हुआ है, जहां पे फोकस नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी केंद्र की सरकार। तो हर किसी के घर में क्या परेशानी है आज की डेट में, यह है कि जो मध्यम वर्ग है वो अपने इन चीजों को, अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करने में ही पीछे रह जाता है, क्योंकि वो इस महंगाई से, इन चीजों से ही परेशान रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि ग्लोबली ही परेशानी है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की परेशानी है, पूरे विश्व में ये परेशानी है। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो पूरे विश्व की समस्या है। तो आपको ऐसे कदम, ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे कि सब जगह की वो चीजें, आजकल का जो टाइम है ना, वो आप नहीं बोल सकते कि हमारा जो देश है वही बस उन्नति कर रहा है, ऐसा नहीं। ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, यहाँ पे क्या हर एक देश है, जैसे कि अभी इस समय ईरान और ये आपका इजराइल का लड़ाई चालू हो गई,